हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10 हिस्ट्री का इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग देखेंगे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। ठीक है, याद रखिएगा कीवर्ड के यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है? सामाजिक कारण पूछा गया ना। भारत में राष्ट्रवाद के सामाजिक कारण को आपको दर्शाना है। बहुत कोई आप सुने होंगे, बहुत कोई बोलते होंगे, आप सुने होंगे। ठीक है कि देखो भाई हिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ भी लिख दोगे ना मार्क्स मिल जाएगा, खाली कॉपी खाली भरा होना चाहिए। देखो उनका कहना सही है, लेकिन आप सोचोगे ना कॉपी भर के हम पूरा फुल मार्क्स ले आएंगे, ये नहीं हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, हाँ कॉपी भरा हुआ रहेगा तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा, ये सही बात है। ठीक है, लेकिन अगर टॉपर बनना है ना तो ऐसे कॉपी भर के टॉपर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको आंसर राइटिंग में पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एक टॉपर के रास्ते पे आ सकते हो, टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालिए पढ़ने। ठीक है, पढ़िए और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना उसको लिखिए आप। ठीक है, आंसर राइटिंग में, तब आप पूरा फुल मार्क्स लेने के लिए एकदम तैयार हो सकते हो। ठीक है, तो मैं ठीक उसी प्रकार से तैयारी करवाऊंगा आपको जैसा टॉपर तैयारी करता है। ठीक है, टॉपर अपने आंसर राइटिंग में कैसे लिखता है और किस प्रकार से इसको सजाता है, तब जाकर उसको पूरा फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, ऐसे नहीं मिलता है, कॉपी भरने से फुल मार्क्स नहीं मिलता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो आपका मिथ है उसको तोड़िए आप। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए आप, तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है, अगर उस पॉइंट्स के अनुसार आप अपने आंसर राइटिंग में प्रेजेंट करते हो उसको, तो गारंटी मानिए आपको कि फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रवाद के किसके, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग आंसर करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था। नंबर 1, अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति, अर्थात अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को नीच की दृष्टि से देखते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजों की नीति था प्रजातीय नीति था। ठीक है, जाति पात का जो नीति था, यानी अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, एकदम महान समझते थे वो लोग। ठीक है, लेकिन भारतीयों को नीच की दृष्टि से देखा करते थे। तो ये जो डिफरेंस था, ठीक है, यही तो क्या किया भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म देता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लिखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पॉइंट में आंसर लिखिएगा। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगा हुआ था, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रेलगाड़ी, क्लबों, होटलों में वे सफ़र या प्रवेश नहीं कर सकते थे जिसमें अंग्रेज हो। आप देख सकते हैं कितना भयानक प्रतिबंध लगा हुआ था भारतीयों पे। अगर आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं ना, या क्लब में जा रहे हैं, या होटल में जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं सफ़र कर रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अंग्रेज बैठा हुआ है ना तो आप नहीं जा सकते थे। देखिए कितना बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। तो इस प्रकार के प्रतिबंध लगा हुआ था ना, तो ये सब जो प्रतिबंध लगा हुआ था, इन्हें देखकर भारतीयों में आक्रोश की भावना पैदा हुई और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना पैदा हुआ, और यही राष्ट्रवाद को जन्म देता है। तो ये सामाजिक पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों द्वारा पक्षपाती किया जाता था, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। ये तो स्वाभाविक है, अगर गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, अगर पक्षपाती होता है तो जो लोग शिक्षित वर्ग है ना, जो लोग एग्जाम दे रहा है वो शिक्षित वर्ग होता है, तो उनके प्रति क्या पैदा होगा, एक गुस्सा पैदा होगा, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना पैदा होगा। और यही सब क्या था, राष्ट्रवाद की उदय का एक बड़ा प्रेरणा बना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकारी नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज में भारतीयों का प्रवेश काफ़ी मुश्किल था। बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था या बिना कारण के हटा दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप सोच सकते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम था सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, और उसमें विद्यार्थी बहुत मेहनत से तैयारी करता है और वहाँ पहुँचने के लिए रात दिन स्ट्रगल करता है, और ऐसे एग्ज़ाम अगर वो सफल होता है और सफल होने के बाद भी
उसकी नियुक्ति नहीं होती है तो उसके मन में क्या भावना पैदा होगा, सोचिएगा। एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा, ठीक है। और यही हुआ था उस समय। लोगों को इस प्रकार के टफ एग्जामिनेशन में पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलती थी, जिससे यह शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देता है। जैसे कि एग्जाम्पल की यहाँ दिया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी सिविल सर्विस जैसे एग्जाम को, टफ एग्जाम को क्रॉस किया था, पास किया था, ठीक है, फिर भी उसको नियुक्ति नहीं मिली थी। इन सभी से भारतीय मध्यम शिक्षित वर्गों में गुस्से की भावना जगी, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इन सब से क्या हुआ, जो भारतीय थे, मध्यम शिक्षित वर्ग में जो लोग थे, उनमें गुस्से की भावना जगता है, गुस्से की भावना पैदा होता है, और यही राष्ट्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण कारण बनता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर इस प्रकार से पॉइंट अब रखोगे ना एग्जाम में फ्रेंड, तो कोई माय के लाल आपको अंक नहीं काट सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार गाइज ये एग्जाम पूछा गया और इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के आने की, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रथम विश्व युद्ध पूछा गया, ठीक है, कि भारत पर, ठीक है, प्रभावों का वर्णन करना है आपको, क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखना है, ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ वर्ल्ड वार का उसको दर्शाना है आपको, ठीक है। चलिए इसका आंसर करते हैं। आपको याद होगा तिथि कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और ख़त्म हो गया था 1918 में। तिथि याद रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट लिखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वार जो हुआ था फर्स्ट का, ठीक है, वो भारत पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड वार ने भारत को आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर दिया था और राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि उस समय भारत में खुद का अपना एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। और जैसे ही ये वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये आंदोलन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। उस वर्ल्ड वार के कारण क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था, क्योंकि उस समय शासन किसका था, अंग्रेज़ों का, ठीक है। भारतीय सिर्फ नाम मात्र के लिए थे, ठीक है, उसका कोई भी निर्णय नहीं चलता था। जो लोग अंग्रेज़ बोलते थे वही होता था। तो इसीलिए जो वहाँ पर नेता लोग थे भारत का, ठीक है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। बिना उनके सहमति के बगैर भारतीयों को, ठीक है, युद्ध में घसीट दिया जाता है। जबरदस्ती उन लोगों को पकड़ धर के युद्ध में शामिल कर लिया गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों समझिएगा, बात यह था कि जिस समय प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था ना, उस समय भारतीयों को यह आश्वासन दिया था अंग्रेज लोग कि देखो तुम लोग क्या करो ना, प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लो, ठीक है। अगर तुम लोग भाग लेते हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ही युद्ध खत्म होगा और तुम लोग हम स्वराज घोषित कर दे देंगे, ठीक है, स्वराज घोषित कर देंगे, यानी कि हम तुम लोग को आज़ाद कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन यार कुछ नहीं हुआ, युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन वो लोग स्वराज दिया भी नहीं और हम लोग को कब्जे में रखा था, ठीक है। पूरा खिलवाड़ किया था, धोखा दिया था हम लोग साथ में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, जिससे जनता की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। देखिए जैसे ही वर्ल्ड वार हुआ ना, तो अर्थव्यवस्था चमरा गया। पहले से खराब थे स्थिति इंडिया का, भूखमरी था बहुत ज़्यादा, और ऊपर से एक वर्ल्ड वार हो गया और, ठीक है। तो दोनों क्या हुआ, बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गया और ऐसे में लोग भूखे मर रहे थे, जनता एकदम त्राही त्राही कर रहा था, ठीक है, स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुका था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप रखिएगा। लास्ट पॉइंट देखिएगा, विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। देखिए जैसे ही वर्ल्ड वार होता है, ठीक है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ था, राजनीतिक गतिविधियां था, उस पर भी प्रभाव पड़ता है,
चूँकि विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में काफ़ी बढ़ गई, ठीक है, और जिससे क्या होता है, राष्ट्रवादी आंदोलन को काफ़ी बल मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या था, इफेक्ट था, ठीक है, इस प्रभाव था, आपको इसमें लिखना था, जो मैंने आपको पॉइंट दिया है। और आप इस पॉइंट को रखते हो गाइज, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का पूरा गारंटी में देता हूँ। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया, ठीक, गठन क्यों हुआ, और इसमें सेकंड क्वेश्चन है भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें है। चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। 1919 ईस्वी, तिथि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कि भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है, ठीक है, याद रखिएगा। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, यही मेन वजह था, ठीक है। और इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, यही तो मेन पॉइंट था, ठीक है, जिसके कारण भारत में इस कमीशन पर जोरदार विरोध होता है। यानी कि 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगी कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन लाना संभव है, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना किया गया। लेकिन उसमें हुआ क्या ना कि जितना भी सदस्य लोग थे, मेंबर लोग थे, सभी कौन लोग थे, अंग्रेज लोग थे, गोरे लोग थे भाई। और इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। अब सोचो कि सारा मेंबर क्या लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, और यही लोग क्या करता, संविधान को बनाता, सुधारता, सारा चीज़ यही लोग करता। भाई देश मेरा है, संविधान मेरा होना चाहिए, और यहाँ पर इंडियन का होना जरूरी था, जबकि उसको नज़रअंदाज किया गया, मतलब खिलवाड़ कर रहा था अंग्रेज, ठीक है। यानी देश मेरा है, संविधान उन लोग बनाएगा, सबसे बड़ा चालाक तो वही लोग हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, इस कमीशन का जोरदार विरोध होता है, जो कि स्वाभाविक था। तो ये सब पॉइंट आप लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया फ्रेंड, ठीक है। देखिएगा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था, ठीक है। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र या व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। कौन सरकार, अंग्रेज सरकार, ठीक है। यानी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजी गवर्नमेंट को साथ दिया था, सपोर्ट किया था, और यही वजह था कि जो अंग्रेजी शासन था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व जैसे सुविधाएं दी थी, ठीक है। और इन सुविधाओं के कारण हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा हो गया, दोनों में अलगाव पैदा हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ता है। और जिन्ना के नेतृत्व में, ठीक है, जो नेता था, ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रमुख जो नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता किया था। समझ रहे ना कि अंग्रेज सरकार को पूरा सपोर्ट किया था कौन, मुस्लिम लीग ने, और वही डिमांड किया था कि इंडिया को पार्टीशन किया जाए, अलग किया जाए, विभाजन किया जाए, ठीक है। तो विभाजन की नीति में मुस्लिम लीग का अहम रोल था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगा, इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से आपको चैप्टर्स टफ लगता है, उस चैप्टर में ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।